अ डोम क्लास, ये जो डोम वाला क्वेश्चन था ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था, हम एरिया निकाल चुके थे, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ध्यान से देखो, अगर एक बार पॉज करो तो मैं यहाँ पे चीजें लिख। क्लास हम ये कर चुके थे, इनर सरफेस एरिया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। याद है डोम का अंदर से एरिया पेंट करना था, कितने बच्चों को याद है चीजें? यस। तो डोम का जो एरिया पेंट करना था वो 2 पाई आर स्क्वायर है। फिर हम लोगों ने पाई की वैल्यू लगाई, आर स्क्वायर ये हम कर चुके थे सॉल्व। आर स्क्वायर आया था 3969/100, स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया? रूट। 3969 63 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो फिर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 63/10 आ गया। ये काम हम कर चुके थे, कंफ्यूज मत हो, अपने कॉपीज देखोगे याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन का इतना हिस्सा हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। जिनको ये डाउट हो वो वीडियो भी देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान से देखना बच्चों, ये डोम है, इस डोम के अंदर कितनी एयर है? तो जितना इस डोम का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ डोम क्या फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ? खोलो खोलो। जितना वॉल्यूम ऑफ डोम होगा उतनी ही एयर होगी अंदर, और डोम एक हेमिस्फीयर शेप है तो उसका वॉल्यूम होगा 2/3। तो बेटा 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू, और रेडियस है 63/10। 7 9 63। क्लियर? क्या हुआ ऋषि? सीधे बैठो बच्चों। 3 3 9। एंड आई थॉट अभी बाकी चीजें मल्टीप्लाई ना ही करूं तो बेहतर रहेगा। 44 इंटू 3, 63 इंटू 63 ना पता है, 63 का स्क्वायर क्या होता है पता है हमें? हाँ, तो लिख दो 39 अपॉन में 1000 है ना? तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1000 है तो 3 से पहले पॉइंट लगाएंगे और ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज कर दो एक बार। इस क्वेश्चन में ना हमें दे रखा था जो डोम है उसको पेंट करने का कॉस्ट, याद करो हमें दिया था कॉस्ट, और मैंने कहा था कॉस्ट कैसे निकलती है? एरिया इनटू रेट। हमें कॉस्ट भी दिया था बच्चों और रेट भी दिया था, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। हमने कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई तो बुद्धि खराब है। कॉस्ट को रेट से, तो हमारे पास एरिया आ गया। एरिया कौन सा आया? इनर। क्यों? क्योंकि किसको पेंट करने की कॉस्ट दी गई थी? इनर सरफेस एरिया, तो इनर एरिया आ गया। ये कैलकुलेशन पिछले क्लास में हो चुकी थी। इनर एरिया को हमने इनर एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। भाई जो डोम है ये एक तरीके से है तो हेमिस्फीयर की शेप, हेमिस्फीयर में इधर ही पेंट करोगे ना बेटा, तो ये कौन सा एरिया होता है एक्चुअली? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने इनर सरफेस एरिया जो कि एक्चुअली कौन सा एरिया है? CS से, उसका फॉर्मूला के इक्वल रख दिया। इनर एरिया हम लोगों ने जो निकाला था वो रखा, वैल्यू डाली यहाँ पे 2 की और पाई की, आर स्क्वायर निकालना है, सब कुछ यहाँ ले गए। सॉल्व करा, हमारे पास आर आ गया था पिछली ही क्लास में 63/10। आर की हेल्प से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम। आप कर दो, अभी समझ आ गया? क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ रहे हैं जिसके आने के चांसेस 110% रहते हैं पेपर में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, फोकस यही रखेंगे सबको समझ में आएगा अच्छे से। सो यू ऑल नीड टू फोकस हियर। ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन कह रहा है 27 सॉलिड स्पेयर्स है, 20 सॉलिड स्पेयर्स है, आयरन के है, ईच ऑफ रेडियस R, और उन सबका सरफेस एरिया S है। उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया है जिसका सरफेस एरिया S' है। हमें नए स्पेयर की रेडियस और दोनों ही स्पेयर के सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। ऐसा समझो वो डेयरी मिल्क के शॉर्ट्स नहीं आते? yes. मैं शॉर्ट्स बात करूं, खोल वाले लड्डू तो पता नहीं क्या समझ गए।
तो डेयरी मिल्क के वो शॉट्स नहीं आते, बॉल्स आते छोटे छोटे, तो वो चॉकलेट बॉल लिया तुमने 27 स्पेयर शेप के हैं, और ऐसे 27 यहाँ तो आयरन शॉट्स है ना, हाँ आयरन शॉट्स लिए सॉलिड स्पेयर है। मैंने कहा से शॉर्ट वर्ड यूज कर लिया। ओके, आयरन के 27 स्मॉल स्पेयर हैं, छोटे छोटे। तो ऐसे बहुत सारे स्पेयर से हमने एक बिग स्पेयर बनाया। तो हमने वो जो छोटे छोटे चॉकलेट के बॉल्स थे 27, उनको एक बाउल में लिया, मेल्ट कर लिया, माइक्रोवेव कर लिया 2 मिनट के लिए, वो मेल्ट हो गए। मेल्ट करके फिर उनको एक उसमें डाला मोल्ड में, मोल्ड होते हैं ना अलग अलग शेप देने के लिए, फिर हमने उससे एक बड़ा बॉल बना लिया चॉकलेट का। तो क्वेश्चन तो समझ आया क्या हुआ है, 27 स्मॉल बॉल्स को मेल्ट करा, उससे एक बिग बॉल बना। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो होगा क्या, क्या दोनों का एक्चुअली सेम होगा? ध्यान सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 27 स्पेयर्स, इन सबका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्पेयर। बोलो ये बात क्लियर? वो जो 27 सॉलिड स्पेयर्स है उन सब का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? 1 बिग के। चलो तो हम ये लिखते हैं 27 इंटू स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब लिखेंगे। यू कैन सिट ओवर देयर ना, करना है 27 से मल्टीप्लाई किया, एक छोटे वाले स्पेयर के वॉल्यूम को बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल R। कैपिटल R क्या होगा? बड़े स्पेयर की रेडियस। यहाँ पे लेट कर लो, लेट द रेडियस of small sphere r or radius of कोई परेशानी तो नहीं है? हमें फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है r डैश ऑफ न्यू स्पेयर, या r डैश बोला हुआ यार, तो r डैश ले लो ना, ठीक है r डैश ले लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला है r डैश। देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही, दिमाग लगाना है यहाँ पे सब बच्चों को। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से, और हाँ बहुत बढ़िया, आर से आर काट देना, क्योंकि तुम्हारी ना बुद्धि, दिमाग को काट दो बेटा, कैंची चलाओ तो वहां पे। क्यूब से क्यूब भी नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा। ऐसे पूछ रहे हैं तो क्यों, हमें बताओ क्यों? उसके साथ 27 भी है ना, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। 27 को भी अभी क्यूब के अंदर लो, तब जगह कैंसिल होगा। डू यू नो 27 3 का क्यूब होता है? तो लिख दो 3r का क्यूब इक्वल टू r डैश का क्यूब। ऋषभ बेटा अभी पूछोगे आपसे क्या कर रहे हैं ना, ओके बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, वेरी गुड। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया बेटा, ध्यान रखना ये इसके बाद यहाँ है, मतलब ये 2 लाइन लिखनी है आपको इससे पहले। नाउ राइटिंग डाउन देयर। तो हमारे पास 3 टाइम्स r आ गया r डैश, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया डन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब क्या है, बड़े वाले की रेडियस क्या है, स्मॉल वाले की 3 टाइम्स। मगर स्मॉल वाले की रेडियस 10 होगी तो बड़े की रेडियस होगी 10 इंटू 3 30। स्मॉल की रेडियस 3 तो बड़े वाले की रेडियस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 भी 30। बहुत बढ़िया। अगर स्मॉल की रेडियस 2 तो बड़े वाले की रेडियस होगी 3 इंटू 2 6। तो हमें ये पता चला कि स्मॉल वाले की रेडियस को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही किसकी रेडियस आएगी, बिग स्पेयर की। हेंस रेडियस ऑफ बिग स्पेयर is 3 times of स्मॉल स्फीयर। इतना क्वेश्चन सबको समझ आया? पहले बोलो आ गया। हमने स्मॉल स्फीयर के एक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करा,
क्योंकि टोटल छोटे छोटे कितने स्पेयर थे, इक्वल किया बिग स्पेयर के वॉल्यूम के। बिग स्पेयर का वॉल्यूम एक ही बार क्यों लिखा, उसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बिग स्पेयर एक ही था। स्मॉल स्पेयर के वॉल्यूम को 27 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि स्मॉल स्पेयर 27। दोनों के वॉल्यूम को बराबर क्यों रखा, क्योंकि स्मॉल स्पेयर से ही हम बड़ा स्पेयर बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात। दीदी वॉल्यूम ही क्यों लिया, एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, पिघलती है, तो क्या बस उसकी बाउंड्री यूज हो रही है या सब कुछ यूज हो रहा है, जो भी उसके इनसाइड है सब कुछ। तो कंप्लीट चीज को एरिया नहीं बल्कि वॉल्यूम के। समझ में आई बात। पॉज करो बेटा, आ जाएंगे लोग, कुछ और बोलो। तो क्लास सेकंड पार्ट में हमें दोनों ही स्पेयर के, ध्यान से देखेंगे सभी, दोनों स्पेयर के सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ स्पेयर। जिनके स्कूल में क्वेश्चन नहीं करा, आई एम वेरी शॉक्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल सरफेस एरिया ऊपर रख रहे हैं और लार्ज वाले को नीचे रख देते हैं। दोनों के सरफेस एरिया लेने हैं स्पेयर के। स्पेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ये लिखा हमने, ध्यान देना सब बच्चे, अभी सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये आर स्क्वायर और ये है आर डैश का स्क्वायर। बच्चे मैं चाहती हूं कि मैं आर डैश को भी आर की तरह लिख दो ऊपर। क्या कोई रिलेशन है आर डैश और आर में? आर है। कोई रिलेशन है आर डैश और आर? क्या दोनों की रेडियस में कोई रिलेशन है? यस। कि मैं आर डैश को लिख सकती हूँ 3r का स्क्वायर। मैं लिख भी देती हूँ रीजन, देयरफॉर आर डैश क्या था, 3, आर डैश क्या था, स्मॉल वाली रेडियस का 3 टाइम्स। तो आर डैश को लिख दिया 3r, आर डैश को लिख दिया, आर डैश का स्क्वायर हो रहा था तो 3r का भी स्क्वायर। कोई डाउट? ऐसा क्यों किया गया? ताकि ध्यान से देखना, इज इट विजिबल देयर? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब आप s अपॉन s डैश निकालेंगे, r स्क्वायर रहेगा ऊपर, नीचे देखो 3r का स्क्वायर है वरुण, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ऐसा इसलिए करा गया ताकि r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाए और हमारा रेशो आ जाए 1:9। अभी जरा एक बार और बोर्ड पे देख लो सभी, एवरीवन। हमें बोला था स्मॉल आयरन बॉल और बिग आयरन बॉल का सरफेस एरिया का रेशो निकालो। तो हमने स्मॉल निकल, डोंट लुक हेयर ऑन द वॉल्स ना, अभी बाद में निहार लेना। तो ऊपर हमने रखा स्मॉल आयरन बॉल का एरिया विच इज 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। नीचे रखा 4 पाई आर डैश क्यों रखा? क्योंकि नीचे जो एस डैश है वो बड़ी वाली बॉल के लिए, यहाँ लिख भी देते हैं स्मॉल के लिए, एंड दिस इज फॉर बिग। फिर 4 पाई से 4 पाई कट गया, r अपॉन r डैश आ गया, दोनों पे स्क्वायर आ गया। r डैश की जगह क्या रख दिया? 3r, और 3r का स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेशो आ गया। करिए, कितने बच्चे हो गए? इससे गुस्सा नहीं डालते बेटा, ट्राइपॉड अपने आप ही गिर जाता है। A capsule of medicine is in the form of a shape of a spear. ओ, स्पेयर की शेप में कैप्सूल है। हालांकि हम तो अब तक ऐसा कैप्सूल ही खाते आए हैं भाई, है ना? तुम लोग भी ऐसी दवाइयां खाते हैं, ये थोड़ी अलग सी बन गई। खैर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 है ना? यहाँ कह रहा है एक स्पेयर की शेप में, स्पेयर की फॉर्म में, स्पेयर अभी सीधा बनेगा। तो एक स्पेयर की शेप में आपके पास यहाँ पर एक मेडिसिन है, मेडिसिन है कैप्सूल के अंदर। एक्चुअली कैप्सूल क्या होता है? बाहर से आउटर बॉडी जो होती है वो मेडिसिन थोड़ी होती है, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है। तो बोल रहे हैं कि इसका डायमीटर है 3.5 mm, डायमीटर है d विच इज 3.5 mm। आगे क्वेश्चन ने हमें पूछा है हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब, कोई चेंज रेंज में नहीं करना, mm मिलीमीटर में रहना हमें।
हमें बोला है कितनी मेडिसिन इस कैप्सूल में फिल हो सकती है। अच्छा जरा कृष्टि बताएंगी, कृष्टि इसके अंदर मेडिसिन फिल करनी है, डालें, सो वॉल्यूम कंसिडर करें या एरिया? वॉल्यूम, राइट, क्योंकि हम जब किसी के इनसाइड की बात करते हैं, देखो इन के लिए वॉल्यूम और ऑन के लिए एरिया आता है। ऑन द सरफेस, ऑन द बाउंड्री एरिया, बट इनसाइड वॉल्यूम। कितनी मेडिसिन इसके अंदर आ सकती है वो वॉल्यूम बताएगा। तो मेडिसिन कैन बी देयर इन कैप्सूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, 4/3 और बेटा R हमें लेना है 3.5 बाय में 2, क्योंकि 3.5 तो डायमीटर है। वी नीड रेडियस, बेटा आदिति रेडियस चाहिए तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आया पॉइंट हटके 0, पॉइंट हटके 0, यहाँ भी पॉइंट हटकर 0, ठीक है, निकल दिख रहा है। 7 की टेबल से 35 कैंसिल हो गया 5 पे, 7 5 are 35, और 5 के टेबल से 20 कैंसिल हो गया 4 पे, और 4 से सीधा कैंसिल हो गया 4। इतना क्लियर? और वैसे ये कैंसिल तो हो रही है, कर ही लो इन्हें। 5 7 35, 5 4 20, 5 7 35, 5 4 4 2 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। तो बचा क्या यहाँ पे? अभी और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू में 4 mm³। तो क्लास सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको। 539 अपॉन में 539, हाँ 539 अपॉन में 8 3 24 mm³। 24 से डिवाइड कर लेना 539 को। अभी आप लोग पॉज करो और आंसर कैलकुलेट करें। क्लास रिवीजन है चैप्टर 8 की। ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 10, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे देखेंगे। सो ABCD इज द डायग्राम जिसमें P पर और Q पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, बट आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। ट्राइंगल APB को CQD के कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल APB एंड यहां पे हमें इन ट्राइंगल्स की बात करनी। गिवन आपको वो सब कुछ लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया है, मैं वर्बली बोल रही हूँ। गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज द पैरेललोग्राम, बुक से ही। AP and CQ are perpendicular on the from the vertex A and C on diagonal BD। यहाँ तक गिवन होगा। बुक नहीं देख रहे हो? बुक में देख ही नहीं रहे, पता कैसे चलेगा गिवन में क्या लिखना है? तो याद रहेगा? बताओ कहाँ तक बोला है मैंने? AP and CQ डायगोनल BD तक आपको पुट करना है, ठीक है। गिवन प्रूव क्या करना है बेटा? टिल डायगोनल BD, ये बुक से लिखना है। प्रूव दैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल CQD को। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ध्यान सभी देंगे। APB ट्राइंगल सबको दिख रहा है? इस ट्राइंगल का AB लाइन और ये जो CQD ट्राइंगल है CD लाइन आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्या दोगे ये बराबर है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा आप में से जो बच्चे नए हैं इस चैप्टर की रिवीजन सीख रहे हैं वो समझो, किन्हीं भी दो ट्राइंगल को अगर ये कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो आपको 3 चीजें चाहिए होती है। आपको उस ट्राइंगल की कोई भी 3 चीजें बराबर करनी है। तो वो उन तीनों में से पहली चीज मिल गई ABCD। क्यों? ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स है किसकी? पैरेलल। दूसरा, इस ट्राइंगल पे एंगल ये जो P पे बन रहा है 90, इसका नाम होगा AB
बी इक्वल होगा यहाँ क्यू पे 90 है, सी क्यू डी ईच 90। सबसे आखिरी पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स भी इक्वल है। एपी, इस ट्राइंगल का एपी लाइन इस ट्राइंगल के नहीं, एपी सी क्यू बराबर नहीं, वो तो करने हैं। ध्यान से देखो, हम यहाँ एंगल 1 ले लेंगे, इक्वल कर देंगे एंगल 2 के। बाकी जिनको आता है वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे। ये एंगल 1 और 2 क्यों लिया बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 और इस ट्राइंगल के अंदर जो ये एंगल 1 है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। देखिए पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल 1 और 2 बराबर हुए अल्टरनेट। तो बेटा बाय साइड एंगल साइड एंगल RHS लिख सकते हो 90 है, बट आई प्रेफर आप एंगल साइड एंगल लिख दो। बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बेटा ट्राइंगल APB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया CQ। अब बस आपको कोई भी 3 चीजें चाहिए होती है और आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सेकेंड पार्ट बोला AP एंड CQ, तो नए बच्चे जरा ध्यान दें, क्या AP इस ट्राइंगल में आ रही है जिसको कॉन्ग्रुएंट किया, क्या CQ इस ट्राइंगल में आ रहा है जिसको कॉन्ग्रुएंट किया? अगर आप वो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हो तो आपको अब हक है कि आप उसकी कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल इक्वल कर सकते हो, पर आपको लिखना होगा, चुप हो जाओ बस सभी, इफ ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के, आपको ये लाइन लिखनी होगी बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म बोल रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय CPCT। AP किसके बराबर हो गया, CQ के। ठीक है, और इसका रेड बटन कर दो।